नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी सामान्य हिंदी की है और ये पार्ट 21 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समाज का सही उदाहरण है। तो दोस्तों जो तत्पुरुष समाज का जो सही उदाहरण होगा वो होगा पॉकेट मार। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा। तो दोस्तों इसका समास विग्रह करने पर होगा कि मारने वाला पॉकेट को मारने वाला पॉकेट मार कहलाता है और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारी क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में उत्पन्न हो जाते हैं वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। तो ढांचा जो होगा वो देशज शब्द होगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से आसक्त का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों आसक्त का जो विलोम शब्द होगा वो विरक्त होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से धात्री का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो दोस्तों धात्री का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा धाता। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से संकेत वाचक व व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्ययों का चयन कीजिए। तो दोस्तों समुच्चयबोधक अव्यय क्या होते हैं, जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। या हम यूं कहें कि जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें हम समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये दो शब्दों या दो वाक्यों को क्या है, जोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें जो समुच्चयबोधक अव्यय का जो है उदाहरण होगा, माने कि जो शब्द होंगे वो होंगे यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि, जितने भी हैं ये सब क्या है, समुच्चयबोधक अव्यय हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सही उदाहरण है। तो दोस्तों जो भाववाच्य का जो सही उदाहरण होगा तो वो होगा कोमल से देखा भी नहीं जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, वाक्य है वह वजन नहीं उठाता। तो वह वजन नहीं उठाता हमें वाक्य दिया है। तो इससे संबंधित वाच्य निम्न में से कौन सा होगा। तो दोस्तों जो इसमें वाच्य होगा वो कर्तवाच्य होगा। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य। तो वाच्य के जो है प्रकार 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, तू, तुम और आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों तू, तुम और आप जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पहला है सहभागिता, दूसरा है सहभागिता, तीसरा सहभिगता और चौथा है सहभोगिता। तो दोस्तों जो ये शब्द के शुद्ध रूप का जो चयन होगा तो वो होगा सहभागिता। तो सहभागिता जो शब्द है यही क्या है, शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का नहीं है। तो दोस्तों अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, एक होती है में और दूसरी होती है पर। तो हमसे पूछा है अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। तो पहला वाला है कि उसके हाथ में कलम है। तो यहाँ पर क्या है, में है। तो ये अधिकरण कारक है। दूसरा है उस लड़के को बुलाया। तो दोस्तों उस लड़के को बुलाया तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर आ गया को। तो यही क्या है, अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो में और पर होती है। तो पहले वाले में है, दूसरे वाले तीसरे वाले पर है और चौथे वाले में क्या है, में है। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या है, को है। तो उस लड़के को बुलाया यानी कि यही क्या है, अधिकरण कारक का वाक्य नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से तकरीबन 7 बजने वाले हैं वाक्य से संबंध निपात का प्रकार बताइए। तो दोस्तों इसमें जो संबंध निपात का जो प्रकार है वो है अवधारण बोधक। तो ये क्या है, अवधारण बोधक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से गलती रहित वाक्य का चयन कीजिए।
तो दोस्तों गलती रहित हमें वाक्य का क्या है चयन करना है। तो पहला वाला है कपड़े की नाप होती है। तो दोस्तों कपड़े की क्या नाप होती है, क्या कपड़े की माप होती है। और कपड़ा जो होता है लंबाई में होता है जिसको हम मापते हैं। तो ये क्या है, यही क्या है हमारा गलत वाला वाक्य हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि दूध की नाप होती है। तो ये सही है। वह अपराधी के प्रतिकूल गवाही दे, ये वाक्य भी सही है। उसने दंड देने का काम किया, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों हमसे बोला है गलत वाक्य का चयन कीजिए। तो गलत वाक्य जो है पहला ही हो जाएगा कि कपड़े की नाप होती है लेकिन कपड़े की माप होती है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ हठी मनुष्य कभी अपना हट नहीं छोड़ता। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों कि हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी। तो इसका जो अर्थ होगा वो हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, जो ओ का एक वचन शब्द निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों जो ओ का जो एक वचन शब्द होगा वो जो होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, जहां पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहां पर निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमें योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का क्या साइन होता है, तो योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों जब हम प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, तो जिन वाक्यों में हर्ष शोक घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं अरे आपने कमाल कर दिया, हाय ये क्या हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये वाह कितना सुंदर है। तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अर्धविराम दोस्तों, तो अर्धविराम का साइन जो है कुछ इस प्रकार से होता है। तो हमसे बोला है कि जहां अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना होती है वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, तो वहां पर हो जाता है अर्धविराम। तो इसका आंसर ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। और आपको सारे ही चिन्हों के साइन अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है इन साइनों के चिन्ह ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से आडंबर का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों जो आडंबर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सादगी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, विस्मयादि बोधक वाक्य ओहो तुम खूब आए का सही विधानवाचक वाक्य निम्न में से क्या होगा। तो दोस्तों ये अभी हमें जो वाक्य है विस्मयादि बोधक दिया है, ये दिया है ओहो तुम खूब आए। तो इसका हमें क्या है सही विधानवाचक वाक्य बनाना है। तो इसका जो विधानवाचक वाक्य बनेगा वो बनेगा मुझे तुम्हारे आगमन से अपार खुशी हुई। तो इसका जो विधानवाचक वाक्य बनेगा वो ये बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से दुस्साहस शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के शुरू में आकर जुड़ते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो दुस्साहस में शब्द में जो उपसर्ग होगा दोस्तों वो होगा दुस। तो इसका आंसर ऑप्शन जी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, उन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनमें से एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों अभी हमारे सामने यहाँ पर 5 वाक्य दिए हुए हैं और यह अभी अव्यवस्थित रूप से क्या है जमे हुए हैं। अभी हमें इन्हें क्या है व्यवस्थित रूप से जमाना है और ऐसे जमाना है जिनका कुछ क्या है अर्थ निकले। तो दोस्तों यदि मैं पांचवा वाला वाक्य लेती हूँ कि जिस प्रकार, यदि मैंने ई वाला पांचवा यानी कि वाक्य लिया तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म, यदि मैं डी वाला लेती हूँ अग्नि का धर्म, इसके बाद में ए वाला लेती हूँ कि दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो दोस्तों यदि मैंने पहले लिया है ई वाला शब्द कि जिस प्रकार, फिर लिया मैंने डी वाला जिस प्रकार अग्नि का धर्म देखना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से क्या है जमेगा। पहले ई वाला शब्द वाक्य आएगा सॉरी, फिर डी वाला आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यदि हम वाक्यों को जमाएंगे तो हमारा क्या है अर्थपूर्ण एक जो है बन जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
प्रश्न नंबर 20 है, माँ का लड़का कहाँ गया? तो उद्देश्य का विस्तार यानी कि भेद बताइए। तो दोस्तों माँ का लड़का कहाँ गया, तो ये यहाँ पर जो होगा वो संबंध कारक होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्नों को करे हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।